एपिसोड 29। हुआन अहुआन के आग्रह के तहत शांग यू को स्वस्थ होने के लिए घर पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगले कुछ दिनों के लिए बाइडी पौधों को पानी देने और शिकार करने के लिए पहाड़ से नीचे चली गई। हुआन अहुआन कई बार सांग यी को देखने के लिए पहाड़ से नीचे जाना चाहता था, लेकिन शांग यू की पैर की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई थी। वह वास्तव में उसे घर पर अकेला छोड़ने को लेकर चिंतित थी। वह केवल अपने दिल में चिंता को दबा सकती थी और शांग यू के साथ घर पर स्वस्थ होने के लिए जा सकती थी। ये देखकर कि शांग यू की चोटें दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी, लिन हुआन अहुआन के विचार फिर से सक्रिय हो गए। वह शांग यून की ओर बढ़ी और उसकी ओर घृणा भरी दृष्टि से देखा। क्या मैं बाहर जाकर खेल सकता हूँ? शांग यून के पास बाइडी जितने विचार नहीं थे। जब उसने हुआन अहुआन के शब्द सुने तो वह सीधे मुद्दे पर आया और पूछा, आप उस बड़े सांप को खोजने के लिए पहाड़ के नीचे जाना चाहते हैं, है ना? लिन हुआन अहुआन के विचार उजागर हो गए और वह बहुत शर्मिंदा दिखी। उसने हकलाते हुए समझाया, मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। मैंने उस समय उसकी तलाश करने का वादा किया था, लेकिन मैंने अपना वादा तोड़ दिया। मुझे गलतफहमी समझानी होगी। गलतफहमी दूर होने के बाद क्या होता है? क्या तुम उसे घर ले आओगे और उसे अपना साथी बनाओगे? लिन हुआन अहुआन ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मेरा वह मतलब नहीं था। चूंकि आपके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है, तो अगर वह आपको गलत समझता है तो आपको इसकी परवाह क्यों है? वैसे भी भविष्य में उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लिन हुआन अहुआन अवाक था। वह जानती थी कि शांग यू सही था, लेकिन फिर भी उसे बहुत अफसोस हुआ। आखिरकार उसने अपना वादा तोड़ दिया था। उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करना पड़ा। सांग यी की आहत अभिव्यक्ति उसके मन में बनी रही, जिससे उसे बहुत दोषी महसूस हुआ। ये देखकर कि वह चुप थी, शांग यू ने अपना दाहिना पैर उठाया, जिससे उस निशान का पता चला जो ठीक होने वाला था। उन्होंने सही कहा। बाकी सब बातों को एक तरफ रखते हुए केवल ये तथ्य कि उसने मुझे काटा है, मेरे लिए उसे हमारे घर में आने देना असंभव हो गया है। मैंने यह नहीं कहा कि वह हमारे घर आएगा। मैं बाहर जा सकता हूँ और उसे देख सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें उससे नाता तोड़ना होगा। शांग यू ने दुखी होकर अपनी भौहें ऊपर उठाई। वह बहुत खतरनाक है। उसने न केवल मुझे काटा, बल्कि तुम्हें भी जहर दे दिया। अगर उसने तुम्हें नहीं बचाया होता, तो बाइडी और मैंने उसे मार डाला होता। लिन हुआन अहुआन अपने आक्रामक रूप से अवाक रह गया। ये ठीक होता अगर वह अकेली होती जिसे काटा गया था, लेकिन सांग यी ने शांग यून को भी काटा था। वह शांग यू की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकी। असहाय होकर वह केवल अपना सिर नीचे कर सकती थी और अस्थायी रूप से सांग यी की तलाश करना छोड़ सकती थी। अल्पविराम। समय तेजी से बीत गया। खेत में सब्जियों की 2 बार कटाई हो चुकी थी और आखिरकार पक्षी पंख वाली लताओं में फल लगे। बाइडी ने सभी पके पक्षी पंख वाले फलों को तोड़ लिया और उन्हें घर ले गई। ये फल देखने में पपीते जैसे लगते थे, लेकिन बहुत सख्त थे। उन्हें उसका हाथ भारी लग रहा था। लिन हुआन अहुआन ने 2 बार फल को पत्थर से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फल बिल्कुल भी नहीं हिला। ये चीज चट्टान से भी अधिक कठोर थी। शांग यून उस पर हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। क्या आप वाकई ऐसी चीज खाना चाहते हैं? यदि आप अपने छोटे सफेद दांतों के साथ काटने की कोशिश करेंगे तो वे निश्चित रूप से उड़ जाएंगे। लिन हुआन अहुआन ने उसकी ओर देखा। अगर तुम बकवास करना जारी रखोगे, तो मैं पक्षी के पंख वाले फल से तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। आइए देखें कि क्या आपका सिर सख्त है या ये फल सख्त है। शांग यून की मुस्कान चौड़ी हो गई। मुझे नहीं पता कि कौन सा कठिन है, लेकिन मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि अपनी ताकत से आप एक पक्षी के पंख वाले फल को भी नहीं उठा सकते। मुझे कम मत समझो। उसने जमीन पर पड़े पक्षी के पंख वाले फल को उठाने की पूरी कोशिश की। संघर्ष करते हुए उसका चेहरा लाल हो गया था। वह इसे उठा नहीं सकी। शांग यून खुशी से मुस्कुराया। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं? यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझसे विनती करें। लिन हुआन अहुआन, यह आदमी इतना परेशान करने वाला कैसे हो सकता है? वह इस कमीने को काटकर मार डालना चाहती थी। लिन हुआन अहुआन ने अपने दांत पीस लिए और अचानक उसकी बांह पर काटने के लिए झपटी, लेकिन उसने काटा नहीं। लिन हुआन अहुआन, ये थोड़ा अजीब था। शांग यून ने उसके सिर के पिछले हिस्से को छुआ और दयालुता से मुस्कुराया। यदि आप मुझे काटना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप पहले अपने दांत तेज करने के लिए एक चट्टान ढूंढ लें। अंत में बाइडी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने हुआन अहुआन को जमीन पर पक्षी के पंख वाले फल को उठाने में मदद करने की पहल की। उन्होंने पूछा, क्या आप इसे काटकर देखना चाहते हैं? आप इसे काट सकते हैं। लिन हुआन अहुआन बहुत आश्चर्यचकित था। बाइडी मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। उसका दाहिना हाथ बाघ के पंजे में बदल गया। अपने तेज पंजों की हल्की मार से उसने कठोर पक्षी पंख वाले फल को ऐसे काट दिया जैसे वह टोफू काट रहा हो। लिन हुआन अहुआन ने प्रशंसा से उसकी ओर देखा। प्रभावशाली। बाइडी ने अपने पंजे पीछे खींच लिए। छोटी मादा की प्रशंसा से वह प्रसन्न हुआ। शांग यून ने धीरे से गुर्राया। सतह पर वह तिरस्कारपूर्ण लग रहा था, लेकिन उसे गुप्त रूप से पछतावा हो रहा था। अगर उसे पहले पता होता, तो वह अपनी सांस बर्बाद नहीं करता और सीधे उसके लिए पक्षी पंख वाला फल काट देता। इस तरह वह व्यक्ति होगा जिसकी छोटी महिला द्वारा प्रशंसा और सराहना की जाएगी। पक्षी के पंख वाले फल को काटने के बाद अंदर सफेद गूदा और बीच में कुछ दूध या सफेद बीज थे। लिन हुआन अहुआन ने सारे बीज खोद लिए। उन्हें धोने के बाद उसने उन्हें जानवरों की खाल के थैले में डाल दिया और उन्हें बीज के रूप में रखने की योजना बनाई। पक्षी के पंख वाला फल बहुत सख्त था, लेकिन गूदा काफी कुरकुरा था। ये खाने में बहुत ताजा था। लिन हुआन अहुआन ने कुछ पक्षी पंख वाले फलों को कच्चा खाने के लिए छोड़ दिया। उसने बाकी को खोदकर निकाला और सूखने के लिए पहाड़ की चोटी पर रख दिया। उसने बाइडी से एक चट्टान मंगवाई और उसे पीसने के पत्थर जैसा बना दिया। फिर उसने सूखे पक्षी के पंख और गूदे को पीसने के लिए डाल दिया। पत्थर की चक्की खुरदरी थी, इसलिए गूदा बहुत मोटा था। लिन हुआन अहुआन ने विशेष रूप से बाइडी को पतला सफेद पाउडर बनने से पहले इसे कुछ बार और पीसने दिया। उसने अपनी उंगली उसमें डुबोई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। इसका स्वाद आटे जैसा था। लिन हुआन अहुआन विशेष रूप से खुश थे। उस रात उसने आटे से आटा बनाया और उसे पकौड़ी के रैपर में लपेटा। उसने मांस को भी काटा और गोभी के अंकुरों और मसालों के साथ पकौड़ी रैपर में लपेटने के लिए स्टफिंग बनाई। सबसे पहले वह ऐसा करने वाली अकेली थी। बाइडी और शांग यून बस देखते रहे। उसके 2 पकौड़े बनाने के बाद उन्होंने ये कौशल सीख लिया और तुरंत इसका अनुसरण किया। बाइडी के पकौड़े बहुत सुंदर थे। वे बाईं और दाईं ओर से सममित थे। उनका आकार भी अत्यंत मानक था। उन्हें इस बात का एक अच्छा नमूना माना जा सकता है कि पकौड़ी कैसी दिखनी चाहिए। लिन हुआन अहुआन बहुत प्रभावित हुए, लेकिन शांग यून अलग थे। उसे मांस खाना पसंद था, इसलिए उसने पकौड़ी के छिलके में ढेर सारा मांस भर दिया।
अंत में उसने जो पकौड़ियां बनाई वे सभी बड़ी और मोटी थी। वे सभी गोल थे और पकौड़ी की तुलना में बंस की तरह अधिक दिखते थे। लिन हुआन हुआ ने अवाक होकर उसकी ओर देखा। तुम्हारे पकौड़े बहुत मोटे हैं, आपको उनमें कम स्टफिंग डालनी होगी। शांग यून को शर्म नहीं बल्कि गर्व था। मेरे पकौड़े सभी नर हैं। बेशक वे बड़े हैं। ये पहली बार है जब मैंने पकौड़ी को नर और मादा में विभाजित होने के बारे में सुना है, इसीलिए मैं इसे अब तुम्हें सिखा रहा हूँ, है ना? मूर्ख छोटी महिला। लिन हुआन हुआ ने अपने दांत दिखाए। तुम मूर्ख हो और तुम कहते हो कि तुम मूर्ख नहीं हो। तुम्हारा चेहरा अब बहुत गंदा है। लिन हुआन हुआ ने जल्दी से अपना चेहरा पोंछा और सारा आटा अपने चेहरे पर मल लिया। उसका गोरा चेहरा तुरंत एक बड़ी धारीदार बिल्ली में बदल गया। शांग यून विशेष रूप से जोर से हंसा। मैं अभी तुमसे झूठ बोल रहा था। तुम और अधिक मूर्ख क्यों बनते जा रहे हो? लिन हुआन हुआन क्रोधित थे। वह उस पर झपटी और अपने हाथ का सारा आटा उसके चेहरे पर मल दिया, जिससे वह भी उसकी तरह एक बड़ी टैबी बिल्ली में बदल गया। शांग यून ने उसे गले लगाया और उसके चेहरे पर आटा उसकी छाती पर मल दिया। लिन हुआन हुआन चिल्लाया, तुम एक गुंडे हो। बाई दी ने शांति से पकौड़े लपेटे और उन्हें खेलते हुए देखते हुए बेबसी से मुस्कुराई। उसके लिए उचित भोजन करना दुर्लभ था। लिन हुआन हुआन बेहद प्रभावित हुए। उसने एक बार में 30 पकौड़े खाए और उसका पेट भर गया। बाई डी और शांग यून ने बाकी पकौड़ी खत्म कर दी। उन्हें सब्जियां पसंद नहीं थी, लेकिन पकौड़ियां उन्हें काफी पसंद थी। लिन हुआन हुआन खुश हुई और उसने अपने द्वारा बचाए गए सभी पक्षी पंख वाले बेल के बीज बो दिए। किसी कारण से इस बैच में सब्जियां बहुत धीमी गति से बढ़ी। उन्हें रोपे हुए कई दिन हो गए थे और तब जाकर वे मुश्किल से जमीन से बाहर निकले। सबसे पहले शांग यून और बाई डी ने सोचा कि बीजों में कुछ गड़बड़ है। बाद में उन्होंने खेती करने वाले अन्य नर जानवरों के साथ अपने रोपण अनुभव पर चर्चा की। तभी उन्हें एहसास हुआ, ऐसा नहीं था कि उनकी सब्जियां धीमी गति से बढ़ रही थी, बल्कि वे पहले बहुत तेजी से बढ़ी थी। इसकी तुलना में यह बहुत धीमा लग रहा था। शांग यून और बाई डी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वे वापस गए और लिन हुआन हुआन को संक्षेप में इसका उल्लेख किया। वे उससे पूछना चाहते थे कि वह क्या सोचती है। लिन हुआन हुआन ने धीरे से पलकें झपकाईं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उन सब्जियों की देखभाल के लिए खेत में नहीं गया था। शांग यून और बाई डी हैरान थे। इसलिए लिन हुआन हुआन ने दिव्य लकड़ी के बीज की विशेषताओं को फिर से समझाया। इसकी शुरुआत शांग यून और बाई डी पर हुई। लिन हुआन हुआन ने पहाड़ से नीचे जाने का अवसर लिया। मैं बाद में उन सब्जियों की देखभाल के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि वे बहुत तेजी से बढ़ेंगे। बाई दी मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने बस उसके सिर पर हाथ फेरा। शांग यून हमेशा सीधे साधे थे और उन्होंने अपने मन की बात तुरंत कह दी। आपने हार नहीं मानी है। लिन हुआन हुआन ने मूर्ख होने का नाटक किया। आपका क्या मतलब है? तुम बस उस बड़े सांप को देखना चाहते हो। उसमें ऐसा क्या अच्छा है कि आप उसे भूल नहीं सकते? शांग यून दुखी दिख रहा था, लेकिन उसका दिल खट्टा था। लिन हुआन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और शर्मिंदा होकर कहा, मैंने यह नहीं कहा कि मैं उसे देखने जा रहा हूँ। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। शांग यून ने कुछ देर तक उसे देखा और अचानक पूछा, मैंने सुना है कि सांपों के 2 सदस्य होते हैं। आपको उसके निचले क्षेत्र बहुत पसंद आए होंगे। लिन हुआन हुआन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। आखिर यह आदमी किस बारे में बात कर रहा था? जब शांग यून ने देखा कि वह चुप है, तो उसने मान लिया कि वह सहमत थी। वह तुरंत खड़ा हुआ, अपनी छुपी हुई स्कर्ट फाड़ दी और उसकी ओर बढ़ा। मैं भी छोटा नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता? लिन हुआन हुआन इतनी डर गई थी कि वह जल्दी से पीछे हट गई। जल्दी करो और अपने कपड़े पहनो। मैं इसे नहीं पहन रहा हूँ। शांग यून हठपूर्वक आगे बढ़ा। भले ही मैं तुम्हें संतुष्ट न कर सकूं, फिर भी बाई दी मौजूद है। क्या हम दोनों उस सांप को नहीं हरा सकते? लिन हुआन हुआन धीरे धीरे दीवार की ओर पीछे हट गया। उसके पीछे पहले से ही चट्टानी दीवार थी। पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। वह क्रोधित और शर्मिंदा थी, लेकिन वह उसे दूर नहीं कर सकी। वह मदद के लिए केवल बाई दी की ओर ही देख सकती थी। बाई दी, इस आदमी को दूर खींचने में मेरी मदद करो। बाई दी ऊपर चली गई। लिन हुआन हुआन ने सोचा कि वह मदद करने के लिए यहाँ है, लेकिन उसने अपनी छुपी हुई स्कर्ट भी उतार दी। तभी उसकी आंखों के सामने 2 बड़े और लंबे लिंग आ गए। ये बस अंधा कर देने वाला था। बाई डी और शांग यून ने मिलकर हुआन हुआन को कोने में रोक दिया। वे बहुत लंबे थे और खूबसूरत। लिन हुआन हुआन पूरी तरह से उनसे ढका हुआ था। बाई डी ने धीरे से कहा, क्या हमें आपको एक साथ करना होगा ताकि आप सांप के बारे में पूरी तरह से भूल सकें? हुआन हुआन डर से लगभग पागल हो गया था। उसने ढोल की खड़खड़ाहट की तरह अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। बाई डी ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से पूछा, क्या तुम अब भी सांप देखने जा रहे हो? गर्मी ने लिन हुआन हुआन को कांपने पर मजबूर कर दिया। वह अपना हाथ पीछे खींचना चाहती थी, लेकिन बाई डी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे पीछे हटने से मना कर दिया। शांग यून ने हारने से इनकार कर दिया और तुरंत हुआन हुआन का हाथ पकड़ लिया। वह अपने आकार को लेकर आश्वस्त था। बाई डी के अलावा जनजाति में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। छोटी मादा इसे पसंद करेगी। लिन हुआन हुआन का चेहरा लाल था। वह चाहती थी कि उसे छिपने के लिए कोई छेद मिल जाए। ये दोनों कमीने बहुत आगे निकल गए थे। उन्होंने उसे सुनने के लिए मजबूर करने के लिए इतना बेशर्म तरीका अपनाया था। वह क्रोधित और चिंतित थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसके पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं सांग ये दोबारा नहीं देखूंगा। बाई दी ने अपनी ठुड्डी उठाई और उसकी आंखों का अध्ययन किया। क्या तुम वचन देते हो? मैं वादा करता हूँ। यदि आप अपना मन बदल ले तो क्या होगा? लिन हुआन हुआन ने धीरे से कहा, आप जो चाहें वह कर सकते हैं। ये सुनकर शांग यून उत्साहित हो गया। आप ये कहा, यदि आप अपने शब्दों से पीछे हटने का साहस करते हैं, तो हम आपको तब तक चोदेंगे जब तक आप बिस्तर से बाहर नहीं निकल जाते। बाई दी मुस्कुराई, विशेष रूप से सौम्य लग रही थी। वह एक अच्छा विचार है। लिन हुआन हुआन इतनी डर गई थी कि उसके पैर कमजोर हो गए थे। वह उनमें से एक को भी संभाल नहीं सकी। यदि दोनों एक ही समय में उस पर झपटे तो वह मुसीबत में पड़ जाएगी। आज शिकार पर जाने की बाई दी की बारी थी। लिन हुआन हुआन सब्जी के खेत की देखभाल के लिए शांग यून के पीछे पहाड़ से नीचे चला गया। उनके सब्जी के खेत का आकार पहले की तुलना में 2 गुना से भी अधिक हो गया है। अब ये लगभग 5 एकड़ था। एक नजर में ये सचमुच बहुत बड़ा था। शांग यून पानी लेने के लिए नदी पर जा रहा था। वह हुआन हुआन के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने जियू युआन से चिल्लाया, जो उसके बगल के खेत में निराई कर रहा था, हुआन हुआन की देखभाल करने में मेरी मदद करें।
मैं पानी लेने के लिए नदी पर जाऊंगा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। जियू युआन ने उसकी ओर हाथ हिलाया और बहुत सहजता से सहमत हो गया। ठीक है। श्वांग यून ने उसे 2 बड़ी खाली बाल्टियां लेकर जल्दी से भागने से पहले याद दिलाया कि वह इधर उधर न भागे। आज धूप काफी तेज थी। लिन हुआन हुआन सब्जी के खेत के पास बैठ गया और पाया कि खेत की मिट्टी बहुत सूखी थी। सारे पौधे भूरे हो गए और कोमल हरी पत्तियां नीचे गिर गईं। वे सूखे और निराश दिख रहे थे। श्वांग यून बहुत तेज था। 2 मिनट से भी कम समय में वह 2 बड़ी बाल्टी पानी लेकर वापस भागा। लिन हुआन हुआन ने उसे सब्जी के खेत में पानी देने में मदद की। नदी के पोषण से सब्जियों के पौधे अंततः अधिक ऊर्जावान हो गए। 2 बाल्टी पानी काफी नहीं था, खासकर सरसों के लिए। उन्हें सिंचाई के लिए पानी की बहुत आवश्यकता थी। सब्जी के खेत में सभी पौधों को पानी देने से पहले श्वांग यून 1 दर्जन बार आगे पीछे दौड़ा। लिन हुआन हुआन का दिल उसके लिए दुख उठा। उसके पास एक विचार था। हम नहर क्यों नहीं खोदते? नदी में पौधों को पानी देना अधिक सुविधाजनक होगा। उसने श्वांग यून और बाई डी को इस विचार के बारे में बताया। उन तीनों ने इस पर चर्चा की और महसूस किया कि यह एक अच्छा विचार है। फिर उन्होंने नहर खोदने की विशिष्ट योजना पर चर्चा की। अगली सुबह श्वांग यून जनजाति के 20 नर जानवरों को नदी पर ले आया और एक नहर खोदना शुरू कर दिया। लिन हुआन हुआन ने उनके उपयोग के लिए एक कुदाल बनाई। पत्थर की कुदाल उसके लिए बहुत भारी थी, इसलिए उसे इसे उठाने में मदद के लिए बाई डी से पूछना पड़ा। जब वे नदी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्वांग यून और जानवरों ने उन उपकरणों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। उन्होंने सीधे अपनी जानवरों की खाल की स्कर्ट उतार दी और भेड़ियों में बदल गए। उन्होंने अपने पंजे लहराए और जमकर खुदाई की। पलक झपकते ही खाई खोद दी गई। इन लाल पत्तों वाली लताओं के कारण ही जंगली जानवर जो जंगली फल खाना पसंद करते थे, उनके पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। वे फलों को केवल दूर से ही देख सकते थे। फल अभी पके नहीं थे, लेकिन सुगंधित और कुरकुरे फल पूरी तरह पक चुके थे। शाखाओं पर लटके गोल फल हरी पत्तियों के नीचे और भी मनमोहक लग रहे थे। एक बड़ी बिल्ली के रूप में बाई दी में पेड़ों पर चढ़ने का जन्मजात कौशल था। वह झट से पेड़ पर चढ़ गया और फलों के गुच्छे तोड़ने लगा। श्वांग यून अपने हाथ में एक बड़ी खाल लेकर पेड़ के नीचे खड़ा था और इसका उपयोग बाई डी द्वारा नीचे फेंके गए फल को पकड़ने के लिए कर रहा था। सौभाग्य से उन्होंने अधिक फलों के पेड़ नहीं लगाए। एक व्यस्त दिन के बाद आखिरकार उन्होंने रात होने से पहले सभी फल तोड़ लिए। लिन हुआन हुआन ने इन सभी फलों को अपने स्थान पर रख दिया और उन्हें घर ले आई। उनके जाने के कुछ समय बाद ही एक काला अजगर चुपचाप फलों के जंगल के पास आया। इसने अपना ऊपरी शरीर ऊपर उठा लिया। इसकी काली सांप जैसी आंखें बहुत देर तक हुआन हुआन की प्रस्थान करती आकृति की दिशा में देखती रहीं। अल्पविराम। सुगंधित और कुरकुरे फल ऐसे स्नैक्स थे जिन्हें महिलाएं खाना पसंद करती थीं। लिन हुआन हुआन ने इन फलों का एक छोटा सा हिस्सा जनजाति की महिलाओं को वितरित किया। जब महिलाओं को पता चला कि हुआन हुआन ने बहुत सारे स्वादिष्ट फल लगाए हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने महत्वाकांक्षी सहयोगियों से भी फलों के पेड़ लगाने के लिए कहा। इसलिए सब्जियां लगाने के बाद चट्टानी पहाड़ की तलहटी में फलों के पेड़ लगाने का चलन बढ़ा। लिन हुआन हुआन ने इस बार बहुत सारे फल काटे थे। उसने अनुमान लगाया कि उसकी उपज का वजन लगभग 1500 किलोग्राम था। वह उन सबको जैम बनाना सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा कि क्या वह इनमें से कुछ फल बेच सकती है और कुछ जीवन यापन का खर्चा कमा सकती है। वैसे भी उनके घर पर पहले से ही बहुत सारा राशन मौजूद था। अब उन्हें भूखे मरने की चिंता नहीं रही। सब्जियों के खेतों और फलों के जंगलों का उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से अधिक था, इसलिए वह अब अपनी फसल बेचने पर विचार कर सकती थी। उसने श्वांग यून और बाई डी को बताया कि उसने क्या करने की योजना बनाई है। श्वांग यून उदासीन दिखे। कल बाजार का दिन है। यदि आप उन्हें बेचना चाहते हैं तो आप उन्हें बाजार में बेच सकते हैं। बाई डी ने इसके बारे में और सोचा। फलों के अलावा आप सब्जियां और जैम भी बेच सकते हैं। हुआन हुआन झिझका। केवल महिलाएं ही सब्जियां और जैम खाना पसंद करती हैं। नर जानवर उन्हें पसंद नहीं करते। क्या कोई उन्हें खरीदेगा? बाई दी मुस्कुराई। चिंता मत करो, जब तक एक महिला इसे पसंद करती है, कई पुरुष इसे खरीदने आएंगे। महिलाओं को खुश करने के लिए उन हार्मोनल नर जानवरों को कुछ भी करने के लिए तैयार कहा जा सकता है। उनकी महिलाओं के लिए वे सब्जियां और जैम के जार खरीदना कोई समस्या नहीं थी। इस बात से अनजान उसने बाई दी की बातों पर संदेहपूर्वक सिर हिलाया। फिर मैं उन्हें बेचने की कोशिश करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वे उन्हें बेच नहीं पाते। वे सामान अपने पास रख सकते थे। जब बाजार शुरू हुआ तो सूरज अभी निकला ही था। पैट्रियार्क श्वांग यून के रूप में अपनी स्थिति के साथ लिन हुआन हुआन ने बाजार में एक अच्छी स्टॉल पर कब्जा कर लिया। आज घर से निकलने से पहले बाई दी ने उसे एक बड़ी खाल में लपेट दिया था, जिसने उसे सिर से पैर तक ढक दिया था, जिससे केवल उसकी बड़ी चमकदार आंखें दिखाई दे रही थी। बाजार में बहुत सारे लोग थे। ये बुरा होगा अगर किसी ने देखा कि हुआन हुआन आज्ञाकारी और प्यारा था और उसके प्रति बुरे इरादे रखता था। हालांकि बाई डी को भरोसा था कि कोई भी हुआन हुआन को उससे नहीं छीन सकता, लेकिन अफसोस करने से बेहतर था कि सुरक्षित रहा जाए। श्वांग यून को हुआन हुआन द्वारा बाहरी लोगों को अपना चेहरा दिखाने का विचार भी पसंद नहीं आया। उन्होंने बाई दी के कार्यों का समर्थन किया। तथाकथित स्टॉल वास्तव में बहुत साधारण था। ये केवल एक छोटा सा पत्थर का घर था जिसका उपयोग सामान रखने के लिए अस्थायी गोदाम के रूप में किया जाता था। दरवाजे पर पत्थर की पट्टियां लगाकर एक मेज लगाई गई थी। श्वांग यून और बाई डी ने सामान पत्थर की मेज पर रखा और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगे। लिन हुआन हुआन ने चुपचाप बाई डी से कुदाल दूर रखने को कहा। वह लगभग भूल गई थी कि एक जानवर के पंजे किसी भी कुदाल या फावड़े से कहीं अधिक मजबूत होते हैं। वे वापस जाने ही वाले थे कि श्वांग यून ने अचानक ऊपर देखा और उन्हें देखा। श्वांग यून ने अपने सामने की मिट्टी को एक तरफ धकेल दिया और अपने शरीर पर लगी घास को झाड़ दिया। फिर वह तेजी से लिन हुआन हुआन के सामने झपटा। वह जानता था कि उसके फर का रंग विशेष रूप से अच्छा था और कई महिलाओं को ये पसंद आया। इसलिए वह जानबूझकर हुआन हुआन के सामने घूमा और आत्मसंतुष्टता से पूछा, क्या आप मुझे देखने के लिए यहाँ हैं? हालांकि उसने इसे कई बार देखा था, हुआन हुआन उसके फर के रंग से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। वह अपने सामने सिल्वर फ्रॉस्ट व्हाइट वुल्फ तक पहुंचने और उसे छूने से खुद को नहीं रोक सकी। उसका मुलायम और चिकना चांदी सफेद फर चांद की रोशनी में ठंड के समान सुंदर था। श्वांग यून ने अपना सिर उठाया और अपनी बड़ी पूंछ हिलाई। उसकी गहरी हरी आंखें गर्व से भरी थीं। बाई डी कह रही थी, हम नहर खोदने के लिए आपके उपकरण देने के लिए यहाँ हैं। तभी श्वांग यून की नजर बाई डी के हाथ में कुदाल पर पड़ी। वह तुरंत निराश नजर आया। हमारे पंजे उन चट्टानों से कहीं बेहतर हैं।
हाँ, तो हम वापस जाने की योजना बना रहे हैं। लिन हुआ ने अनिच्छा से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो हम चलते हैं। शांग यून चाहता था कि वह उसके साथ रहे, लेकिन सूरज बहुत गर्म था और पास में छाया में छिपने की कोई जगह नहीं थी। वह छोटी मादा की नाजुक त्वचा को धूप से जलने देना बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वह केवल बाइदी को अपने साथ ले जाते हुए देख सका। लिन हुआ ने 2 कदम उठाए और अचानक रुक गए। वह मुड़ी और उसकी ओर हाथ हिलाया। जल्दी वापस आओ, हम रात के खाने के लिए आपका इंतजार करेंगे। चांदी सफेद भेड़िया जमीन पर बैठ गया और खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा था, लेकिन उसका स्वर जानबूझकर अधीर लग रहा था। समझ गया, लिन हुआ पहले से ही इस आदमी के झूठ बोलने के चरित्र का आदी था। वह उसे देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। श्वांग यून का दिल उसकी मुस्कान पर धड़क उठा। जब वह नजरों से ओझल हो गई, तो श्वांग यून समूह के बाकी सदस्यों के पास लौट आया और तेजी से खोदने लगा जैसे कि वह स्टेरॉइड ले रहा हो। उसे अपना काम जल्दी से खत्म करना था और अपनी छोटी मादा के साथ संबंध बनाने के लिए वापस जाना था। जानवर बहुत कुशल थे। केवल 3 दिनों में उन्होंने लगभग 1 मीटर चौड़ी नहर खोद डाली। इस नहर के साथ जानवरों को अब नदी और सब्जियों के खेतों के बीच आगे पीछे यात्रा नहीं करनी पड़ती। उन्हें मौके पर सिर्फ पानी निकालने की जरूरत थी। वे घूम सकते थे और सब्जी के खेत में पानी डालने के लिए 2 कदम चल सकते थे। यह न केवल सुविधाजनक था बल्कि तेज भी था। जहां तक नहर के अंत की बात है, बाइदी ने विशेष रूप से एक बड़ा गड्ढा खोदा था। नदी गड्ढे में बहती थी और एक छोटा तालाब बन जाती थी। कुछ मछलियां और झींगे जो नदी से नहर की ओर तैरकर तालाब में आ गए। लिन हुआन हर दिन कुछ घास चुनता था और मछलियों को खिलाने के लिए उसे तालाब में फेंक देता था। मछली और झींगा के मोटे होने के बाद उनके परिवार के पास खाने के लिए बहुत सारा वसायुक्त समुद्री भोजन होगा। जब से हुआन हर दिन पौधों को पानी देने के लिए सब्जी के खेत में गया, वे तेजी से बड़े थे। कुछ ही दिनों में उनमें पन्ने जैसी हरी सब्जियों की पत्तियां उगाईं और वे लिन हुआन के घुटनों जितने लंबे हो गए। उसने अनुमान लगाया कि वह 2 दिनों में इन सब्जियों को तोड़ने में सक्षम हो जाएगी। उससे पहले उन्हें फल तोड़ने थे। लिन हुआन ने 20 सुगंधित और कुरकुरे फलों के पेड़, साथ ही 10 मीठे फलों के पेड़ लगाए थे। फलों के पेड़ों के चारों ओर लाल पत्तों वाली लताओं का एक पूरा घेरा लगाया गया था। लाल पत्ती की बेल लाल जामुन पैदा कर सकती है और इसकी पत्तियों को मिर्च के स्थान पर मसाला के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक बहुत ही व्यवहारिक और अत्यधिक मूल्यवान पौधा था। एकमात्र दोष ये था कि बेल पर जहरीले कांटे उगाए थे। फल और पत्तियां तोड़ते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी।